गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन कैंपस में। और मैं हूं आपके साथ राजीव कुमार। और बच्चों, आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूं जैक का मॉडल प्रश्न पत्र। ठीक है, सेट 2, वो भी किसका? क्लास 11 का ज्योग्राफी का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आज जो है सेट 2 पढ़ाने जा रहा हूं, जो 2022 और 23 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो जैक के द्वारा यह जो मॉडल सेट जारी किया गया है ना, दूसरा मॉडल सेट, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह जो मॉडल सेट है ये जैक के द्वारा ही जारी किया गया है। अगर आप इस सेट का क्वेश्चन अच्छे से अगर तैयार कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में और बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और एक बात और बता दूं, क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, कई बार आप सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन जो हमारे द्वारा वीडियो अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है। इसका कारण है कि आप लोग बेल आइकन को, ऑल सेक्शन जो है नोटिफिकेशन को, उसको ऑन नहीं करते हैं, उस पर क्लिक नहीं करते हैं, जिसकी वजह से नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच पाता है। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके भूगोल का क्लास 11 का जो क्वेश्चन है MCQ, उसको एक एक करके करने का प्रयास करेंगे। सामान्य निर्देश तो आपको पता ही है, हर बार बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। प्रश्न नंबर 1 पे चलेंगे। पृथ्वी का आकार का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? यानी सवाल बन गया कि पृथ्वी का आकार कैसा है? भूआब है, नाशपाती के जैसा है, नारंगी या फिर सेब के जैसा? तो प्रश्न नंबर होगा ऑप्शन का भूआब। पृथ्वी का आकार कैसा है? भूआब, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं जियोड। क्या कहते हैं बच्चों? जियोड कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 पे चलेंगे। कहता है कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यह कथन किसका है? ऑप्शन क कहता है अल्फ्रेड हेटनर, ख रिचर्ड हार्टसॉन, ग हम्बोल्ट और घ कार्ल रिटर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख रिचर्ड हार्टसॉन। ध्यान रखिएगा इस बात को। प्रश्न नंबर 3 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल अर्थात ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग पहली बार किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग इरेटास्थनीज। ध्यान रखिएगा, इरेटास्थनीज। और इसी कारण से इन्हें भूगोल का जनक या पिता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 पे चलेंगे। कहता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान के द्वारा दिया गया? ध्यान रहे, ज्वारीय परिकल्पना की बात किया जा रहा है। ऑप्शन दिया है लाप्लास, चैम्बरलेन और मोल्टन, इमैनुअल कांट या जेम्स जीन्स। तो इसका सही जवाब होगा जेम्स जीन्स एवं जेफरे पूरा नाम होता है एक और जो विद्वान है। जेम्स जीन्स के द्वारा ज्वारीय परिकल्पना का जो है सिद्धांत दिया गया। किसके संबंध में? पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में। ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 5 पे चलेंगे। 5 कहता है कि आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन है? अब ये देखिए, यहाँ भी जो है ये तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित था, लेकिन ये क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। और जो इसका सर्वमान्य सिद्धांत है, अर्थात सभी के द्वारा जो मान्यता मिला हुआ सिद्धांत है, वो कौन सा है? क दिया हुआ निहारिका परिकल्पना, ख दिया है द्वैतारक सिद्धांत, ग दिया है स्थिर अवस्था संकल्पना और घ दिया हुआ बिग बैंग सिद्धांत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ बिग बैंग सिद्धांत। प्रश्न नंबर 6 पे चलेंगे। 6 कहता है प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है? ऑप्शन दिया हुआ है खगोलीय दूरी, स्थल पर दूरी, समय मापने की या प्रकाश की गति। तो प्रकाश वर्ष जो है वो खगोलीय दूरी मापने का एक इकाई है। प्रश्न नंबर 7 पे चलेंगे। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? देखिए, कुछ साल पहले सौर मंडल में 9 ग्रह होते थे, लेकिन एक जो है हमारे सौर मंडल से काफ़ी बाहर हो चुका है, इसलिए अब कुल मिलाकर के हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह ही है। वो कौन सा ग्रह है जो बाहर जा चुका है? वो प्लेटो है, जो अब दूर, काफ़ी दूर चला गया हमारे सौर परिवार से, इसलिए ऐसे ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कौन सा ग्रह? बौना
ग्रह कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। 8 क्या कहता है कि भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता है क्या कहलाता है? उसे भूकंपीय केंद्र, अधिकेंद्र, अभिलेखीय केंद्र या भूकंपीय उद्गम केंद्र कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, अधिकेंद्र कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र कहा जाता है। वह भूतल का वह बिंदु होगा जो भूकंप के उद्गम केंद्र के बिल्कुल समीप होगा। जैसे ये भूतल है, ध्यान से समझिएगा, ये क्या है? ये भूतल है और यहाँ पर अगर भूकंप आया तो भूकंप का एकदम सबसे समीपतम कौन सा होगा? ये 90 डिग्री के एंगल पर होगा। कहाँ पर होगा? 90 डिग्री के बिल्कुल एंगल पर होगा। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका कहलाएगा, ठीक है, अधिकेंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? अधिकेंद्र कहलाएगा। आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 में क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि सुनामी से सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र से होती है? सुनामी से सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र से होती है? तो किस क्षेत्र में होती है? क, समुद्र तटीय भाग में, समुद्र के आंतरिक भाग में, स्थल के आंतरिक भाग में या पर्वतीय भाग में। तो सुनामी हमेशा उठती है समुद्र में और इसका जो सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचेगा उस समुद्र के तटीय भाग में पहुंचेगा। इसका मतलब ऑप्शन क इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 10 में चलेंगे। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन दिया है निकेल, लोहा, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब होगा भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो है ऑक्सीजन, यानी आंसर होगा ऑप्शन ग। प्रश्न नंबर 11 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? तो भूगर्भ का रचना या उसके अंदर क्या है उसकी प्रत्यक्ष जानकारी कौन प्रदान करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ग। यहाँ पे ख लिखा हुआ है, इसका ऑप्शन होगा ग, ज्वालामुखी। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ज्वालामुखी। आगे चलेंगे, क्यों यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ ऑप्शन क्या दिया हुआ है? भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष, भूकंपीय तरंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का चुंबकत्व जो है वो अप्रत्यक्ष साधन है, लेकिन ज्वालामुखी जो है वो प्रत्यक्ष साधन है। ज्वालामुखी निकलने से उसके अंदर से क्या निकला मैग्मा से, जब वो ठंडा होगा उसकी जांच किया जाएगा तो भूगर्भ में क्या क्या है इसकी जानकारी हमें ज्वालामुखी से मिल जाएगी। इसलिए ये क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष साधन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? प्रत्यक्ष साधन। प्रश्न नंबर 12 पे चलेंगे। अब प्रश्न नंबर 12 पे चलेंगे कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में किसने प्रस्तावित किया था? ठीक है, ऑप्शन कहता है अल्फ्रेड वेगनर, मॉर्गन, हैरी हेस या बुलार्ड ने। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन का, अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। प्रश्न नंबर 13 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं? ऑप्शन दिया है विसुवियस, फ्यूजियामा, क्रोकोटोवा या एटना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ, माउंट एटना इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? रिंग ऑफ फायर यानी कि वो जो है सो एक रिंग बना हुआ है गोल टाइप का और यहाँ पर हमेशा ज्वालामुखी जो वो निकलता रहता है। तो रिंग ऑफ फायर जो है वो किस महासागर में? हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन घ, प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर स्थित है। प्रश्न नंबर 15 पे चलेंगे। कहता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल भाग मुख्यतः कितने प्लेटों में विभक्त है? तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का जो स्थल भाग है वो कुल मुख्यतः देखा जाए तो 7 प्लेटों पर विभक्त यानी बटा हुआ है। इसमें कौन कौन सा प्लेट आएगा? 7 प्लेट जो बड़े बड़े प्लेट है, जिसमें सबसे पहले अगर आप मैप को ध्यान में रखे होंगे दिमाग में तो आप देखे होंगे मैप में इधर होगा यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका 2 प्लेट हो गया। तीसरा आपका जो आएगा वो आएगा यूरेशियन प्लेट, फिर अफ्रीकन प्लेट, हिंद महासागर के पास इंडियन प्लेट। ठीक है,
इंडियन ऑस्ट्रेलियाई प्लेट एक साथ में हो जाएगा ये, ठीक है, एक प्लेट। और एक यहाँ पे जो होता है प्रशांत महासागर, जो इधर भी कुछ हिस्सा होता है, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा हमारा प्रशांत महासागर ये प्लेट। 1 2 3 4 5 6 और एक आ जाएगा जस्ट नीचे में रहता है अंटार्कटिका प्लेट। तो कुल मिला कितने हो गए? 7 जो है बड़े बड़े प्लेट हैं। तो प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार जो है प्लेटों का जो है मुख्यतः मुख्य प्लेट जो कितने हैं कुल मिलाकर के 7 प्लेट है, ठीक है। आगे प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 16 में कहता है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई है? काला सागर, एजियन सागर, टेथिस सागर या पीला सागर? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ग, टेथिस सागर। हिमालय की उत्पत्ति जो है टेथिस सागर, वहाँ पे पहले टेथिस सागर था, धीरे धीरे जब प्लेट सरके और आपस में जब 2 प्लेटें आपस में टकराई तो टेथिस सागर वहाँ गायब हो गया और हिमालय पर्वत का क्या हो गया? निर्माण हो गया। प्रश्न नंबर 17 पे चलेंगे। चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो सही जवाब होगा अवसादी चट्टान का क्या है? उदाहरण है। 18वें प्रश्न में चलेंगे। खनिज तेल, खनिज तेल मुख्यतः किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? तो खनिज तेल जो है बच्चों वो आपका अवसादी चट्टान में पाया जाता है, यानी आंसर होगा ख। 19 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। भूस्खलन सामान्यतः किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? पर्वतीय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में या मरुस्थलीय क्षेत्र में? तो भूस्खलन जो अधिकतर देखने को मिलता है वो होता है पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 20 पे चलेंगे। 20 लिखता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? अनुक्रमिक मतलब लगातार होने वाली एक प्रक्रिया है। निक्षेप, ज्वालामुखीयता, पटल विरूपण या अपर्दन? तो सही जवाब होगा ऑप्शन घ, अपर्दन। प्रश्न नंबर 21 कहता है वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% गैस पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है? तो जितने भी वायुमंडल का कुल द्रव्यमान है, भार है, उसका 99% गैस जो है वो पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, यानी आंसर इसका होगा ऑप्शन ख। प्रश्न नंबर 22 पे चलेंगे। कहता है वायुयान सामान्यतः किस मंडल से गमन करती है? तो वायुमंडल का जो गमन होता है वो किस में होता है? ऑप्शन दिया है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या बाह्य मंडल? तो सही जवाब होगा समताप मंडल, ठीक है। प्रश्न नंबर 23 पे चलेंगे। 23 कहता है क्षोभ मंडल में धरातल से कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आती है? तो देखिए धरातल से अगर आप ऊपर जाते हैं तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद आपका 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होगा? घट जाएगा, ठीक है। और जैसे आप नीचे जाते हैं धरातल के नीचे तो टेम्परेचर जो है सो बढ़ जाता है। आगे देखते हैं 24 प्रश्न नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? तो सबसे अधिक मात्रा में मौजूद रहने वाला जो गैस है वायुमंडल में वो है आपका नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन ख। ऑप्शन में थोड़ा मिसप्रिंट हुआ, यहाँ पर होना चाहिए ग, ठीक है, यहाँ क ख, यहाँ भी ख था, यहाँ ग होगा फिर घ होगा, यानी आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, नाइट्रोजन। प्रश्न नंबर 25 पे चलेंगे। वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा मंडल है, कौन सा परत है वायुमंडल का? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, क्षोभ मंडल, ठीक है, इसका सही जवाब होगा क्षोभ मंडल। प्रश्न नंबर 26 पे चलेंगे। किस मंडल में सभी मौसमीय क्रियाएं घटित होती है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या बाह्य मंडल में? तो सही जवाब ऑप्शन का होगा क्षोभ मंडल में सभी मौसमीय क्रियाएं घटित होती है, इसलिए मानव जीवन के लिए भी ये मंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 27वां कहता है किस मंडल में होगा, यहाँ पे मैं छूटा, किस मंडल में रेडियो या किस मंडल से रेडियो तरंगे वापस लौटती है, यानी लौटाती है, लौटती होना चाहिएगा। ऑप्शन दिया है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या बाह्य मंडल। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिसप्रिंट है, ऑप्शन घ में आप डाल सकते हैं बाह्य के जगह पर आयन मंडल। जो रेडियो तरंगे वापस आती है वो आयन मंडल से वापस आती है। कहाँ से आती है? आयन मंडल से, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन चारों यहाँ पे गलत था, कहीं भी एक ऑप्शन में आप क्या कर सकते हैं आयन मंडल लिखा होगा तो उसी पे टिक मारिएगा, क्योंकि जो रेडियो तरंगे हैं वो आयन मंडल से ही वापस धरती पर लौटती है। प्रश्न नंबर 28 पे चलेंगे। 28 क्या कहता है कि वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, निरपेक्ष आर्द्रता,
ठीक है। प्रश्न नंबर 29 पे चलेंगे। धूम कोहरा सामान्यतः कहाँ बनता है? पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में या औद्योगिक क्षेत्रों में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन घ, औद्योगिक क्षेत्रों में। ठीक है, धूम कोहरा यानी कि धुओं से भरा हुआ कोहरा। ठीक है। प्रश्न नंबर 30, इनमें से कौन सा बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर बनती है? पछाव बादल, कपासी बादल, स्तरीय बादल या वर्षा बादल? तो सबसे ऊंचाई पर बनने वाला जो बादल है वो है ऑप्शन क, पछाव बादल। प्रश्न नंबर 31 पे चलेंगे। संवहनीय वर्षा मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है? संवहनीय वर्षा ध्रुवीय क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, विषुवतीय क्षेत्र में या मानसूनी क्षेत्र में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग, विषुवतीय क्षेत्र में, है ना, संवहनीय वर्षा अधिक होती है, मुख्यतः होती है। प्रश्न नंबर 32 कहता है मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वायुमंडल में सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है मानव के लिए वो कौन सा है भाई बच्चे? ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन घ होगा इसका सही जवाब। 33 प्रश्न नंबर देखते हैं क्या कहता है कि निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है? तो जब द्रव से गैस में बदलता है तो इस हम प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण, यानी ऑप्शन ख इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 34 कहता है चक्रवातीय वर्षा सामान्यतः किन क्षेत्रों में अधिक होती है? तो चक्रवातीय वर्षा जो होती है वो कहाँ होती है? पर्वतीय, मरुस्थलीय, मैदानी या तटीय क्षेत्रों में? तो चक्रवात ज़्यादातर जो वर्षा होती है वो तटीय क्षेत्रों में होती है। समुद्री चक्रवात की वजह से वर्षा सबसे अधिक होता है। 35वां प्रश्न कहता है कि भूमध्य सागरीय वर्षा सामान्यतः होती है, भूमध्य सागरीय वर्षा सामान्यतः होती है विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण में, या ख कहता है 10 से 20 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिण अक्षांशों पर, या 30 से 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों पर, या 60 से 75 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों पर? तो भूमध्य सागरीय वर्षा जो होती है बच्चों ये 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 36 में चलेंगे। कहता है जब जलवाष्प सीधे ठोस रूप से में परिवर्तित हो जाए, जब जलवाष्प यानी जो अपनी गैसीय अवस्था से सीधा का सीधा किस में बदल जाए? ठोस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन क। जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? जंतु के लिए, पौधे के लिए, पौधे और प्राणी के लिए, या घ सभी जीवधारी के लिए? तो सही जवाब होगा सभी जीवधारी के लिए। 38वां नंबर प्रश्न कहता है भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1962 में, 1972 में, 1989 या 1992? सही जवाब होगा 1972 में। ठीक है। प्रश्न नंबर 38 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ख, 1972 में। 39वां प्रश्न कहता है जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उस विविधता वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? नेशनल पार्क, राष्ट्रीय अभयारण्य, हॉट स्पॉट या राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका सही जवाब होगा हॉट स्पॉट। जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 40 रियो डी जेनेरिया पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? देखिए रियो डी जेनेरिया एक शहर का नाम है जो ब्राजील नामक देश में है, और ब्राजील जो है वो दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, ब्राजील नामक देश है, वहाँ का एक शहर है रियो डी जेनेरिया। रियो डी जेनेरिया में पर्यावरण बचाव के लिए एक सम्मेलन होता है सभी देशों का, है ना, विश्व स्तर पर। क्योंकि इसमें जो मेन मुद्दा होता है पृथ्वी को बचाना होता है प्रदूषण से। ठीक है, इसलिए इस सम्मेलन का नाम रखा गया पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी को बचाने के लिए सब लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे। तो यह सम्मेलन जो है रियो डी जेनेरिया में कब हुआ था? 1989 में, 1992 में, 2002 में या 2010 में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, 1992 में रियो डी जेनेरिया में, है ना, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो यहाँ पे 40 का 40 प्रश्न जो है बच्चों मैंने यहाँ पे करवा दिया है। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे और एक एक करके इसका आंसर मैंने आपको दे दिया है। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और हाँ अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, है ना, और बेल आइकन के बटन को भी आप क्लिक कर दें, उस पर दबा दें और ऑल पे क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हमारे द्वारा जो अगला जो सेट आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए मॉडल सेट के साथ, तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए।